हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट प्रिपरेशन के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे यानी कि जो हमारा सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, काफ़ी लोग फॉर्म फिलअप भी कर दिए हैं और देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी टेट पेपर 2 में काफ़ी कम लोग क्वालिफाई कर रहते हैं, यानी कि काफ़ी कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो बेसिक होता है कॉन्सेप्ट वो तैयार नहीं होता। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले अपने एसएसटी की क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए एसएसटी में हमारे 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके जो 40 क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आते हैं और जो 20 क्वेश्चन होता है वो आपके यानी कि एसएसटी के पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग फ्रेंड जो एसएसटी का आपका हिस्ट्री है, ठीक है, इसके हम लोग अध्याय 1 यानी कि क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो अध्याय है उसका नाम है इतिहास को कैसे जाना जाता है, यानी कि इतिहास कैसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए 6, 7, 8, ठीक है, इन तीनों क्लास के आप लोग हिस्ट्री के क्लास को यानी कि बुक को अलग अलग यानी कि रीडिंग करते हैं। ठीक है, पहले 6 का पढ़ते हैं, 7th का पढ़ेंगे, फिर 8th का पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को तीनों बुक न पढ़ने की बजाय, ठीक है, हम आप लोगों को एक ही बुक से यानी कि तीनों का जो कंक्लूजन वाला बुक है उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में अध्ययन कराएंगे, यानी कि 6, 7, 8, ठीक है, तीनों को हम एक साथ कंबाइन करते हुए एक अध्याय में उसको यानी कि अध्याय वाइज हम आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला अध्याय है इतिहास कैसे जाना जाता है। ओके, इसमें देखिए हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्लास 6 का हमारा पहला चैप्टर है या फिर क्लास 7 का हमारा पहला चैप्टर है या फिर हमारे क्लास 8 का पहला चैप्टर है। ठीक है, बल्कि इन तीनों का एक निचोड़ है। ठीक है, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज अपना सॉल्व करेंगे, यानी कि जो भी हमारे चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो यानी कि अध्याय है इतिहास कैसे जाना जाता है, इसमें हमारा क्या क्या पॉइंट पढ़ना है आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम यानी कि जो क्लास होगा उसको शुरुआत करेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है, यानी कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, प्रशस्ति क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, आपका पांडुलिपियां आती हैं, ठीक है, धर्म ग्रंथ आते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ आता है, जैन धर्म ग्रंथ आता है। ठीक है, और इसमें आपका समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य आता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका कि इतिहास का काल विभाजन। देखिए इतिहास का काल विभाजन क्या है, इसमें आपका स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन होता है। ठीक है, और काल या फिर समय के आधार पर इतिहास का विभाजन होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए आप लोगों का अभ्यास प्रश्न रहेगा। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में हम आप लोगों को कुछ शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न कराएंगे, यानी कि इसमें जो पेडागोजिकल लेवल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारी कंटिन्यू आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है सी टेट के लिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अपनी जो भी एनसीईआरटी से यानी कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है उसको आप लोग दूर करिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग जियोग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है, और देखिए हमारे पास काफी टाइम है, 3 महीने का समय है, तो हम लोग कंटिन्यूटी क्लास अपना अटेंड करेंगे और क्लास के ही माध्यम से हम आप लोगों को यानी कि पूरा 100% श्योर वाली या आप लोगों को एसएसटी यानी कि जो 60 नंबर के आते हैं वो पूरा कंप्लीटली तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को यानी कि शेयर करिए अपने टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इतिहास का महत्व। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देखिए सबसे पहले यानी कि जानेंगे कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों के एनसीईआरटी से ही निचोड़ लिया गया है, क्लास 6, 7, 8 के बुक से। ओके, इसमें देखिए कहा गया है कि विदेशियों ने भी भारत की एकता को सकारा है, उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ओके, आगे है कि 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश, ठीक है, सिंधु को क्या बोलते हैं, हिंदोश,
व इंडोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है। और आगे इसमें कहा गया है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका वर्णन 3500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। सबसे पुराना हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। जितने भी आपके देखिए क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर बनते जुड़ेंगे, ठीक है, हम आप लोगों को बताते चलेंगे। ओके। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि जो हमारे इतिहास इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो ये हमारे विदेशी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत की एकता को सकारा है और उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश व इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है। आगे है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका वर्णन 3500 वर्ष यानी कि पुरानी जो कृति है, ठीक है, ऋग्वेद, उसमें मिलता है। ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे नीचे कि देखिए जो हमारा इतिहास है, ठीक है, वो हमारे अतीत अथवा बीते हुए समय का क्रमानुसार अध्ययन है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। इतिहास हमारा क्या होता है? यानी कि जो भी हमारा बीता हुआ समय है, ठीक है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या है? इतिहास है। ठीक है। देखिए जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, देखिए अतीत के बारे में जानना, ठीक है, ये सब आप लोगों के चैप्टर में होगा एनसीईआरटी के 6, 7, 8 के क्लास में। ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इन जो तीनों क्लास का जो बुक है, ठीक है, उसका निचोड़ आप लोगों को देना। ठीक है। तो निचोड़ में देखिए आप सभी लोगों को पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम आप लोगों को जो भी यानी कि कंफ्यूजन होगा उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। यानी कि जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आगे है कि उन्हें इतिहासकार कहते हैं। यानी कि जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार कहा जाता है, यानी कि कहते हैं। ठीक है। आगे है कि इतिहासकार अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त करते हैं, जैसे भौतिक, ठीक है, भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण इत्यादि। आगे है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार सामान्यतः स्रोत शब्द का यानी कि स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके। आगे है इसमें देखिए कि प्रोफेसर घाटे, ठीक है, यानी कि इनका कहना है, प्रोफेसर घाटे का, कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यानी कि इतिहास क्या है? ये प्रोफेसर घाटे ने कहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखिए जो भारतीय इतिहास के स्रोत है, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो होता है, ठीक है, ये हमारे इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, यानी कि जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं, इसमें देखिए होता है कि जो अधिकांश अवशेष होते हैं वो सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला, ठीक है, और टीला जो है वो धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष, यानी कि टीला किसे कहते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है, देखिए रीजन और अजर्शन वाले क्वेश्चंस में पूछता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, कि जो यानी कि देखिए जो अधिकांश अवशेष हैं, ठीक है, वो जो आपके पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं, ठीक है, उसमें जो आपके अधिकांश अवशेष है वो आपके सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है। और जो टीला होता है फ्रेंड्स, वो आपके धरती की सतह के जो उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी जो बस्तियां होती हैं उसके अवशेष रहते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग टीला बोलते हैं। ओके। आगे देखिए इसमें आप लोग इस पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कि देखिए जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और पुरातत्व के अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। यानी कि देखिए जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर में, ठीक है, यानी कि क्रम अनुसार, यानी कि क्रमानुसार स्तर में जो विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व को ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और पुरातत्व अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। यानी कि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? तो जो आपके पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्हीं को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है।
अब चलिए आगे देखिए क्या है कि जो आपका पुरातत्वविद है, ठीक है, जो पुरातत्वविद है वो आपके पत्थर, ठीक है, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते हैं। इसके अलावा पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं, ठीक है। इससे इन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अतीत में लोग क्या-क्या खाते थे, ठीक है? तो ये सब आपके पुरातत्वविद से यानी कि जानने को मिलता है, ठीक है? देखिए पुरातत्वविद में क्या होता था, आपके यानी कि जो पत्थर होते थे, ईंट से बनी जो इमारतें होते थे, उनके जो अवशेष होते थे, ठीक है? इमारतों के जो भी अवशेष होते थे, उस टाइम के जो यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय के जो औजार थे, जो भी हथियार थे, बर्तन थे, आभूषण थे, ठीक है? और जो आपके उस टाइम के सिक्का थे, ठीक है? इन सभी के प्राप्ति के लिए खुदाई किया जाता है पुरातत्वविदों में, ठीक है? इन सभी के लिए यानी कि खुदाई की जाती है। और इसके अलावा जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ठीक है। और ये क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या 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 चीजें खाते थे, ठीक है। इसलिए वो खुदाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पुरातत्वविद के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की पॉइंट है, इसको मैंने रेड से किया है, ठीक है, टाइप, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि यानी कि जो रेड से किया गया है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि देखिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है। इसमें देखिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके जो जनक है वो आपके कनिंघम को माना जाता है, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना के अभियांत्रिक थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। ये भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, इसके बारे में कि देखिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके जो जनक है वो आपके कनिंघम साहब को माना जाता है, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिक थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? यानी कि कनिंघम का पूरा नाम क्या था? उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये आपके यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो आपका 1784 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1784 में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे अभिलेख, ठीक है, यानी कि अभिलेख हमारा क्या होता है। तो देखिए अभिलेख में आपका पहला पॉइंट है कि जो अभिलेख होते हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। यानी कि जो अभिलेख होता था, देखिए पुराने समय के जो भी लोग होते थे वो कोई भी कार्य करते थे तो वहां पर अपना नाम लिखवा देते थे, ठीक है, या अपने समय का कोई मुहर करवा देते थे, ठीक है, या फिर कोई स्तंभ बनवा देते थे, ठीक है, उस पर अपना नाम वगैरह लिखवा देते थे, या फिर कोई ताम्र पत्र होता था, ठीक है, जिसपे अपने बारे में पूरी चीजें यानी कि लिख करके अपना परिचय देते थे उस पे, ठीक है। तो ये सब अभिलेख के ही अंतर्गत आता है, ओके। अगला पॉइंट है आपका सॉरी, अगला पॉइंट है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख है फ्रेंड्स वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख है उसमें जो भी यानी कि जो भी आपके विचार लिखे जाते थे, ठीक है, और जो भी आपकी वस्तुएं लिखे जाते थे, ठीक है, वो यानी कि जो वस्तुओं यानी सॉरी जो आपके विचार होते थे, ठीक है, और जो वस्तु होते थे उनको चित्र के रूप में व्यक्त, यहाँ यानी कि जैसे हम लोग क्या होता है बुक में, कॉपी में, अब के समय में सब लोग लिखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, वस्तुओं के रूप में उसको चित्र बना करके व्यक्त किया जा सकता था। इसलिए जो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख हैं, ठीक है, उसको अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं जा सके हैं क्योंकि ये सब आपके भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गया है, ठीक है, और सब कोई हर एक किसी का भाव समझता नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है देखिए कि जो अशोक है, ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, और केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है, ठीक है, जो कि आपके दाएं और बाएं यानी कि दाएं से बाएं लिखे जाती है। ध्यान दीजिएगा,
यानी कि जो आपके अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं, ठीक है, वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो ब्राह्मी लिखी लिखी यानी कि जो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, वो आप लिपि आपकी बाएं से लेकर के दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। हम लोग भी कॉपी में देखिए बाएं से लेकर के दाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ आपके जो उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये आपका उल्टा यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है देखिए आपका यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, लघ्मान, ठीक है, ये पॉइंट है, मैंने इसी में कर दिया है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए लघ्मान एवं शेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक, ठीक है, अरमेइक लिपियों में है। और इस प्रकार के अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में मिले हैं। यानी कि देखिए जो आपके लघमान एवं शेरकुना से प्राप्त जो हुए हैं आपके अशोक के अभिलेख, ठीक है, ये आपके यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में है। और इस प्रकार के जो भी अशोक के अभिलेख है वो मुख्यतः आपके ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में मिलते हैं। ओके। अगला पॉइंट है देखिए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ाने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली थी, ठीक है। यानी कि जो अशोक के अभिलेख है उसको पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता मिली थी वो आपको 1837 ईस्वी में मिली थी, ठीक है। और देखिए इसमें है कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन देखिए खोज सबसे पहले पाद्रेपी फैनथेलर, ठीक है, फैनथेलर ने किया था। यानी कि देखिए जो जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसकी जो खोज हुआ था अशोक के अभिलेखों की, ये सबसे पहले कौन किया था, तो ये आपके पाद्रेपी फैनथेलर ने किया था अशोक के अभिलेखों का खोज, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अब अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष, ठीक है, यानी कि 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक नामक दो लिपियों में है, ठीक है। यानी कि जो आपके अफगानिस्तान के कंधार से मिला था, ठीक है, 2250 वर्ष में जो पुराना अभिलेख मिला था, ठीक है, वो आपके यूनानी तथा अरमेइक नामक दो लिपियों में है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति क्या होता है, ठीक है, इससे आप लोग कैसे जान पाएंगे अतीत के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी प्रशस्तियां होती हैं, ठीक है, यानी कि प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान तो रहता है, पर उनकी यानी कि पराजयों, ठीक है, इनकी जो हार होती है, ठीक है, पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी कि जो प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति में जो भी राजा होते हैं, ठीक है, और जो यानी कि जो भी विजेता का कार्य किए रहते हैं, उनके गुणों और जो भी उनकी कीर्तियां होती हैं उसका बखान रहता है, ठीक है। और उसमें राजाओं की यानी कि कोई भी कमजोरी होती है या फिर उनकी किसी जगह पर कोई हार हो जाती है, ठीक है, तो इसमें उनका जिक्र नहीं रहता है प्रशस्ति में, ठीक है। यानी कि जो अपने गुण होते हैं वो केवल उसकी यानी कि बातें कही गई होती है प्रशस्तियों में, और जो भी उनकी पराजयता होती है या फिर उनकी कोई कमजोरियां होती हैं तो उनकी प्रशस्ति में उनका यानी कि कुछ भी नहीं रहता। और ये जो प्रशस्तियाँ होती थी इसका रचना कौन करता था, तो ये आपके विद्वान ब्राह्मण करते थे, ठीक है। और कवि करते थे जो कि यानी कि जिस राजा के राज्य में वो रहते थे, ठीक है, उनकी मदद करते थे, ठीक है। और यानी कि अक्सर प्रशासन में ये जो कवि होते थे, जो ब्राह्मण विद्वान होते थे, अपने अपने राजाओं के राज दरबार में मदद करते थे, ठीक है। तो वही लोग अपने राजा की प्रशस्तियों का निर्माण करते थे, ठीक है। तो इसलिए राजा के जो भी विजेताओं के गुण होते थे और जो कीर्तियां होती थी उसी का बखान रहता था, बल्कि उनके पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता है प्रशस्ति में, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है आपका इसी में कि जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिशेर हैं, ठीक है, इनके द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख एक प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। यानी कि जो भी आपके समुद्रगुप्त के विजय हैं, नीति हैं, ठीक है, इनका जो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, ठीक है, इनके बारे में वहां पर पूरा इनके विजय के बारे में और नीतियों के बारे में पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देखिए जो एहोल अभिलेख है होता है, ठीक है, एक आपका एहोल अभिलेख होता है, ये भी एक प्रशस्ति अभिलेख है। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। यानी कि जो एहोल अभिलेख है, ठीक है, इसमें भी एक प्रशस्ति अभिलेख होता है। ये आपके चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी जो आपके कवि रवि कीर्ति हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा था, जिसमें आपके पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुआ जो भी युद्ध था, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। ओके।
हम लोग देखिए प्रशस्ति के बारे में पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिक्के के बारे में, यानी कि सिक्के से आप लोग कैसे अतीत की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सिक्के था उसमें आपका पहला पॉइंट है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, ठीक है, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। जो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, हिंदी में उसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है और इंग्लिश में उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। पुराने सिक्के देखिए आपके तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे, ठीक है। यानी कि पुराने जो सिक्के होते थे वो आपके सोना, चांदी, तांबा और शीशा धातु के बनते थे, ओके। और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, ठीक है। यानी कि भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उस आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, ठीक है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ठप्पा मारा जाता था, ठीक है, इसलिए इसको आहत मुद्रा कहा जाता था। इन पर देखिए पेड़, ठीक है, मछली, षाढ़, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। यानी कि जो भारत के प्राचीनतम सिक्के थे उस पे पेड़, मछली, षाढ़, हाथी, अर्धचंद्र, ठीक है, इन सभी आकृतियां, यानी कि ये सभी आकृतियां उस पर बनी होती थी सिक्कों पर, ओके। और इसी में आगे है कि देखिए जो आकस्मिक सिक्के होते हैं वो अधिकतर चांदी के होते थे, ठीक है, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। यानी कि प्राचीन भारत में जो सिक्के होते थे वो ज्यादातर चांदी के होते थे, तांबे के बहुत कम होते थे। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो किस काल में मिले हैं, वो आपके मौर्य काल में मिले हैं, ठीक है। जो देखिए विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं, ओके। भारत में देखिए सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, ठीक है, लेकिन सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, ठीक है। यानी कि देखिए जो सोने के सिक्के थे भारत में वो सबसे पहले यानी कि आपके कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सिक्के यानी कि लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्च ही बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो आपके गुप्त शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। आगे है कि तथा सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है। और सातवाहनों ने प्रोटीन के भी सिक्के जारी किए थे। यानी कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए थे और जो गुप्त शासक थे वो सोने के सबसे ज्यादा जारी किए थे सिक्के, लेकिन जो आपके कुषाण थे इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के को यानी कि आविष्कार किया या फिर जारी किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में क्या है, आगे इसी में है कि सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, ठीक है, यानी कि जो सिक्के थे उस पे राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं अपना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। यानी कि देखिए जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, देखिए फ्रेंड्स जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है आपका लौकिक साहित्य, ओके। धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या होता है लौकिक साहित्य। चलिए अब धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में थोड़ा थोड़ा यानी कि नॉलेज देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो धार्मिक साहित्य होता है इसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ व ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं, ठीक है। यानी कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ, वेद आते हैं, ठीक है, उपनिषद आते हैं, रामायण आते हैं, महाभारत आते हैं, पुराण, स्मृति ग्रंथ व ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं, ओके। अगला आपका दूसरा था साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका लौकिक साहित्य। देखिए लौकिक साहित्य में क्या आता है, जो आपके ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जीवनियां होती हैं, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन, ठीक है, ये सब आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब पांडुलिपियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यानी कि पांडुलिपियां क्या होती है, तो सबसे पहले आपका पॉइंट है इसमें पांडुलिपियों में कि जो प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता था, ठीक है, जो मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती थी। यानी कि पांडुलिपियां क्या होती थी, पांडुलिपियां वो होती थी जो पुस्तकों में हाथों से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता था, और ये जो पांडुलिपि है वो आपके मंदिर तथा विहारों से प्राप्त होते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है पांडुलिपि में कि देखिए ये हस्तलिखित होने के कारण इन्हें पांडुलिपि या फिर मैन्यू स्क्रिप्ट कहते थे। यानी कि जो हाथ से लिखने के कारण ही पांडुलिपि को सॉरी यानी कि जो भी कोई भी चीज पहले लिखा जाता था हाथ से उसे पांडुलिपि कहा जाता था या फिर इसी को मैन्यू स्क्रिप्ट कहते थे, ठीक है। देखिए सामान्यतः पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। यानी कि जो पांडुलिपियां हैं, ठीक है, ये आपके ताड़पत्रों पर, ठीक है, अथवा यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में आपके उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ होता है, ठीक है, उसी के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर ये लिखी
लिखी जाती है, या फिर इसी को हम लोग ताड़पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पांडुलिपियां कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं व नाटक भी है। यानी कि देखिए जो पांडुलिपि है, ठीक है, इसमें आपके जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, व्यवहार है, राजाओं के जीवन है, औषधियां हैं, विज्ञान है, ठीक है, आदि देखिए इन सभी विषयों की चर्चा मिलती है। और इनके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं व नाटक भी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि भाषा की कई पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। यानी कि जो भाषा है, ठीक है, इसमें कई पांडुलिपियां जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है, ठीक है। बाकी क्या है, प्राकृत और तमिल भाषा में पांडुलिपियां लिखी हुई मिली हैं, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ, यानी कि धर्म ग्रंथ क्या है, ठीक है। तो देखिए जो धर्म ग्रंथ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ, ठीक है। धर्म ग्रंथ में आपका जो वैदिक ग्रंथ है ये आपका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसकी कुल संख्या 4 होती है, ठीक है। पहला आपका ऋग्वेद होता है, दूसरा सामवेद होता है, तीसरा आपका यजुर्वेद होता है और चौथा आपका अथर्ववेद होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो सबसे पहला आपका ऋग्वेद होता है, इसको 500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, ठीक है। और इसमें आपका 1028 सूक्त एवं कुल 10 मंडल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो ऋग्वेद है ये आपका 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। इसमें 1028 सूक्त एवं कुल 10 मंडल आपके हैं, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में, ठीक है। दूसरा है आपका देखिए यहाँ पर यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में दिया गया है, ठीक है। यजुर्वेद का देखिए जो यजु होता है उसका अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। इसमें यज्ञों का नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, ये आपका गद्य एवं पद्य दोनों में होता है। यानी कि जो यजुर्वेद है फ्रेंड्स, इसमें आपके जो भी आपके यज्ञों के नियम है, विधि विधान होते हैं, ठीक है, इन सभी का संकलन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है आपका सामवेद। शाम का देखिए जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है गान, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, यानी कि सामवेद में आपके मुख्य रूप से सूर्य की जो स्तुति होती है, इसके मंत्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद की जो रचना है फ्रेंड्स, वो आपका सबसे अंत में हुई, ठीक है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन होता है, ठीक है, यानी कि वर्णन किया गया है आपके अथर्ववेद में। आगे देखिए जो आपके वेदों के द्वारा, ठीक है, वेदों के द्वारा जो प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जो आपका वैदिक युग है वो आपके सांस्कृतिक दशा का एकमात्र क्या है, स्रोत है, ओके। आगे है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो वेदों में दिए गए यज्ञ हैं, ठीक है, या और उनके जो आपके कर्म कांडों के विधानों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यानी कि वेदों में दिए गए यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधानों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, ठीक है। अगला है आपका आरण्यक ग्रंथ, ठीक है, आरण्यक ग्रंथ। इसमें क्या होता है, देखिए जो आरण्यक ग्रंथ होता है फ्रेंड्स, इसमें आपके दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। जंगल में पढ़े जाने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, आरण्यक बोला जाता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए उपनिषद। देखिए जो उपनिषद यानी कि उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, ठीक है। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। यानी कि आप किसी भी चीज के लिए, ठीक है, यानी कि किसी भी रहस्य या फिर विद्या का ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे ही उपनिषद कहा जाता है, ओके। अगला पॉइंट है देखिए कि जो उपनिषद है फ्रेंड्स, वो आपका वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, ठीक है। यानी कि जो उपनिषद है वो आपके वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 108 मानी गई है, ठीक है। यानी कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, 108। और इन्हीं को देखिए वेदांत भी कहा जाता है, तो आप लोग वेदांतों की संख्या भी 108 बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
अगला पॉइंट है आपका कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए हम आप लोग को जितना भी पढ़ाएंगे सारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि वेदांग। ठीक है, वेदांग देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग काफी सहायक होते हैं, यानी कि जो वेद होते हैं, ठीक है, इसी का अर्थ समझने के लिए जो वेदांग होते हैं ये काफी सहायक होते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब आपके कितने क्या है? वेदांग। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ लिए थे जिसमें वैदिक ग्रंथ था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, फिर ठीक है, फिर उसके बाद उपनिषद पढ़े हम लोग। ठीक है, फिर वेदांत भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। चलिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ में देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जो है वो जातक कथाओं में, यानी कि बुद्ध के पूर्व जो भी उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं उसका वर्णन आपको जातक में मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म के कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद है उनके उल्लेख मिलता है। और आगे है कि बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपका सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमने एक यहाँ पर इमेज लिया है जिसके बारे में हम लोग आपको विदेशी विवरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका विदेशी लेखक के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर नाम है, रचना है और संबंधित जानकारी है। देखिए जो आपका विदेशी लेखक था ये आपका यहाँ पर यूनानी लेखक के बारे में सबसे पहले बात की गई। ठीक है, यानी कि यूनानी लेखक जो है उसका नाम पहला क्या था? हेरोडोटस, यानी कि जिसे हम लोग इतिहास के पिता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने रचना की थी हिस्टोरिका की। ठीक है, और संबंधित जानकारी थी, यानी कि भारत, ईरान, ईरान या फिर इसे फारस संबंधों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, यानी कि जो हिस्टोरिका जो रचना है इसमें आपके भारत ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। दूसरा आपका यूनानी लेखक टालमी है जिन्होंने ज्योग्राफी की रचना की है। ठीक है, इसमें आपका भूगोल संबंधी जानकारी मिलती है। प्लिनी है यूनानी लेखक तीसरे, ये आपके नेचुरल हिस्टोरिका की रचना किया है। ठीक है, इसमें आपको भारतीय पशुओं, पौधों व खनिजों तथा पदार्थों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और चौथा है आपके यूनानी लेखक मेगास्थनीज, ये आपके इंडिया की रचना की है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इसमें आपको मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की यानी कि संस्कृति से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है आपका चीनी लेखक। चीनी लेखक में आपका फाहियान और वेन सॉन्ग है। ठीक है, फाहियान का देखिए जो रचना है वो आपका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और जो आपका वेन सॉन्ग है, ठीक है, इनका यात्रा वृत्तांत में यही आपके जो यात्रा किए थे यानी कि फाहियान, ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। और फाहियान, ठीक है, और जो वेन सॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका सी यू की, ठीक है, इसकी रचना की थी जिससे यानी कि भारत के वृत्तांत की जो जानकारी है वो आपका इन्हीं के रचना से मिलता है। ठीक है, और वेन सॉन्ग को ही प्रीस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, पिलग्रिम्स कहा जाता है। आपके अगले लेखक हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में आपके अलबरूनी है और आपके अलम सूदी हैं। ठीक है, तो देखिए अलबरूनी की जो रचना है फ्रेंड्स वो उनकी रचना है तहकीक ए हिंद। ठीक है, इसमें आपको राजपूत कालीन समाज से संबंधित जानकारी का प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरा आपके अरबी लेखक हैं आलम सूदी। ठीक है, इनकी रचना थी सुनहरा घास का मैदान। ठीक है, इनकी जानकारी के बारे में कुछ डिटेल में दिया नहीं गया है। ठीक है, अगले हैं आपके फारसी लेखक। फारसी लेखक में आपके फिरदौसी हैं, मिहान सिराज है और जियाउद्दीन बरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो फिरदौसी है ये आपके शाहनामा लिखे हैं जिसमें आपके सम्राटों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आपके दूसरे हैं आपके फारसी लेखक मिनहाज ए सिराज। ठीक है, सिराज, ठीक है, इनकी रचना है तबकाक ए नासिरी। ठीक है, इसमें देखिए तत्कालीन जो भी राजनीति की बातें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और लास्ट है आपके फारसी लेखक जियाउद्दीन बरनी। इसमें यानी कि जो जियाउद्दीन बरनी की रचना है वो आपका है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें आपको राजनीति सिद्धांत बलवन फिरोज शाह के बारे में
जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए ये सब आपके विदेशी विवरण थे। ठीक है, ये हमने आपको कुछ लेखक के भी नाम बता दिए विदेशियों के, और इनके क्या क्या रचना थे इसके बारे में बताया। ठीक है, नाम, रचना और क्या संबंधित जानकारी इनसे मिलती है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो जैन धर्म है फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात यानी कि बल्लभी में ईसा 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ग्रंथों की रचना यानी कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः आपकी प्राकृत भाषा में हुई थी। ठीक है, और जैन ग्रंथों का संकलन जो है वो गुजरात यानी कि बल्लभी में ईसा 6ठी शताब्दी में हुआ था। ओके, अगला पॉइंट है इसमें जैन धर्म में कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं जिन्हें पूर्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो मौलिक सिद्धांत थे वो 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें पूर्व कहा जाता है। ठीक है, बाद में उन्हें 12 अंगों एवं 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया। ओके, अगला पॉइंट है जैन धर्म के अंतर्गत कि जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण आपके हेमचंद्र कृति, ठीक है, हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। अगला पॉइंट है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि जो जैन ग्रंथ है, ठीक है, भगवती सूत्र में उसमें भी 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य। ठीक है, समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य, इसमें आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि जो समसामयिक ग्रंथ है एवं लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार यानी कि इस प्रकार के ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, ठीक है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित, मालविकाग्नि मित्रम, राजतरंगिणी इत्यादि। ठीक है, ये सब आपके समसामयिक ग्रंथ एवं अलौकिक साहित्य यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथों में ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, देखिए कि कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं, ठीक है, जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने इस साहित्य का सृजन किया। यानी कि ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते थे। ठीक है, यानी कि जिस सभा द्वारा इस साहित्य का सृजन हुआ है उसे क्या बोला जाता है, संगम कहा जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि जो समूचा साहित्य था वो आपके संगम साहित्य के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था। जैसे आपका शिल्पाधिकारम, ठीक है, मणिमेखला और कुरल प्रमुख संगम साहित्य। ओके, अगला है आपका पॉइंट समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगला पॉइंट है आपका कि गल्प साहित्य एवं लौकिक साहित्य के तहत तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके आदिवासी जनजातीय लोग अपनी संस्कृति व परंपराओं को संजो कर रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यानी कि समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक ग्रंथ साहित्य के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी ले लिया है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है इतिहास का काल विभाजन, यानी कि इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो इतिहास का काल विभाजन है, ठीक है, इसको दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका है स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर, दूसरा है काल समय के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, यानी कि स्रोत के आधार पर आपके इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल है जिसमें यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है, देखिए इस काल के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसी को पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और अगला है आपका ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, और ये काल कौन से है, ये आपके वैदिक काल है और मौर्य काल है। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर देखिए जो इतिहास का विभाजन हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, वो 3 प्रकार से किया गया है, प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल में। ओके। और अगला पॉइंट है इसमें आपका काल या फिर समय के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो देखिए जो काल या फिर समय के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है वो आपका प्राचीन काल में किया गया है, मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन काल के अंतर्गत आपके पाषाण काल से हर्षवर्धन तक है, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, विभाजन। और दूसरा आपका मध्यकाल में आपके राजपूत काल से मुगल काल तक किया गया है। और आधुनिक काल में औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक यानी कि 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक आधुनिक काल को माना गया है, ठीक है। तो ये आपका देखिए काल या फिर समय के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 प्रकार में किया गया है, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और जो पहला था आपका यानी कि स्रोत के आधार पर, ठीक है, उसमें भी 3 काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उसको मैंने इस प्रकार से ले लिया है। इसमें देखिए लिखा गया है कि ठीक है, देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी या फिर सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए ये जो विभाजन है फ्रेंड्स, ये इस विचार पर आधारित था कि शासकों को धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो शासकों का धर्म है, ठीक है, वही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है, ठीक है। और देखिए इसी काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, यानी कि ये जो काल के विभाजन है, ठीक है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, इसको अब आज बहुत कम इतिहासकार जो है वो स्वीकार करते हैं। ओके। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए जो अधिकतर इतिहासकार है फ्रेंड्स, वो आपके आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, ठीक है, यानी कि जो अधिकतर आपके इतिहासकार हैं वो आपके आर्थिक सामाजिक ही कारकों के आधार पर आपके जो अतीत का विभिन्न कालखंड है उसकी विशेषताएं को यानी कि तय करते हैं। और आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था तिथियां लिखने की पद्धति, ठीक है, यानी कि देखिए इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हम आप लोगों को इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में कराएंगे भी, ठीक है, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके यानी कि इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए तिथियां लिखने की जो पद्धति होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो आप लोग इसको जानिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें देखिए जो तिथियां लिखने की पद्धति होती है वो क्या होती है, सबसे पहले देखिए अंग्रेजी में इसे बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि जो जिसे हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बीसी बोला जाता है, ठीक है। इसका तात्पर्य देखिए क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व होता है। और देखिए इसी को एडी यानी कि हिंदी में ईस्वी, इसका तात्पर्य होता है एनो डोमिनी, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है, यानी कि इसका तात्पर्य जो है वो आपके ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। आजकल देखिए फ्रेंड्स आपका एडी की जगह ईसी का प्रयोग होता है और ईसी का अर्थ क्या होता है, कॉमन ईरा, ठीक है। और देखिए इसी के बाद जो आपका बीसीई होता है इसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। देखिए जो विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य होने लगा है, ठीक है, यानी कि सामान्य हो गया है। हालांकि देखिए आजकल अंग्रेजी में बीपी शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा यानी कि किया जाने लगा है, जिसका अर्थ होता है बिफोर परसेंट, ठीक है, यानी कि देखिए जिसे हम लोग फ्रेंड्स ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बीसी बोला जाता है। लेकिन देखिए अब वर्तमान समय में यानी कि जो आपका जिसे हम लोग बीसी बोलते थे, ठीक है, और ईस्वी को एडी बोलते थे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जन्म के वर्ष तक ईस्वी बोला जाता है, यानी कि देखिए एक हम लोगों का मानक समय माना गया, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व जो होता है, जैसे कि ईसा मसीह जन्म के पहले का कोई चीज है तो उसको हम लोग ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है, और जब ईसा मसीह के जन्म के बाद से कोई भी चीज होती है, ठीक है, उसको हम लोग ईस्वी मानते हैं। ओके। तो इसी में देखिए जो आजकल यानी कि जो एडी है, ठीक है, एडी जो होता है उसकी जगह पर आपका ईसी का प्रयोग होने लगा है, ठीक है, और इसी का अर्थ क्या होता है, कॉमन एरा, ठीक है, और इसी के यानी कि जो आपका बीसी होता है, बीसीई होता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है।
यानी कि ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के पहले का, ठीक है? तो इसको अब क्या बोला जाता है? बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और ईसा मसीह के जन्म के समय से यानी कि जन्म के बाद से उसको क्या बोला जाता है? ईसी बोला जाता है यानी कि कॉमन एरा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में ईसा मसीह जन्म के पहले यानी कि ईसा ईसा पूर्व को क्या बोला जाता है? आपका बिफोर कॉमन एरा यानी कि बीसीई। और ईसा मसीह के जन्म के समय से, ठीक है, क्या बोला जाता है? आपका ईसी यानी कि कॉमन एरा बोला जाता है, ठीक है? और देखिए बहुत ही जगह पे इसको बीपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है यानी कि ईसा पूर्व को, जिसे बिफोर परसेंट बोला जाता है, ठीक है? तो देखिए आई होप आप लोग सभी लोगों को फ्रेंड्स तिथियां लिखने की जो पद्धति है इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके। और देखिए कुछ आपके क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ठीक है? तो इसके बारे में फ्रेंड्स यानी कि जो चैप्टर 1 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? इसको हम अगली क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराएँगे, क्योंकि देखिए क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर 1 था, यही आपका काफ़ी लंबा हो गया है और ये आपका 6, 7, 8 यानी कि तीनों क्लास के एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है? तो चलिए अभी तक जिन लोगों ने फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर लीजिए और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जो भी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है सीटेट से रिलेटेड, ठीक है? वो आप सभी लोगों को पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और देखिए डेली कंटिन्यू हम आप सभी लोगों को सीटेट के जो चैप्टर वाइज क्लासेस है वो आपको डेली के डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई होपफुली आप सभी लोग कर लिए होंगे, या फिर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसके जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पेपर 1 से रिलेटेड, ये हम आप लोगों को अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।